नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है आज, ओके। कल संडे है, कल के दिन एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आएगा। कल के दिन आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी बस। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज छपे हुए हैं, 4 के 4 मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, डोरमेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस। यहाँ पे M.R. माधवन साहब ने, और M.R. माधवन साहब का इंट्रोडक्शन देखें तो ये प्रेसिडेंट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च न्यू दिल्ली में। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भैया पार्लियामेंट के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। अगर आप 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो लोकसभा केवल 34 दिन के लिए मिली और राज्यसभा केवल 33 दिन यानी 33 डेज के लिए मिली। ये अलग बात है कि ये कोरोना का समय चल रहा था, उसके बाद भी अगर आप दुनिया भर की कंट्रीज के एग्जाम्पल्स लो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे चल रही है पार्लियामेंट। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने घर पर बैठ के वर्चुअल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आज की डेट में उस लेवल का एडवांटेज आ चुका है। इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज इतनी तो पेनिट्रेट हो ही गई हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमारी पार्लियामेंट बहुत कम समय के लिए मिल रही है। और इससे पहले कि पार्लियामेंट कितने समय के लिए मिली है, इससे पहले कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या रोल रहा है, और रिसेंटली पिछली 2 सरकारों में पार्लियामेंट कमिटीज का रोल कैसे कम हो गया है, मनी बिल्स का प्रयोग कैसे गलत प्रकार से किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। इसलिए ये आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इजराइल्स डेमोक्रेसी इज फेसिंग अ स्ट्रेस टेस्ट। इसराइल की डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम है। इसराइल एक ऐसा देश है जिसको बहुत स्ट्रांग देश की तरह देखा जाता है। हम सब के दिमाग में, नॉर्मल इंसान के दिमाग में इसराइल एक ऐसी कंट्री तरह सामने आता है, एक बहुत स्ट्रांग कंट्री जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो सबके सामने स्ट्रांग बन के खड़ा हुआ है। लेकिन आपको इस आर्टिकल में पता चलेगा कि जो इजराइल की डेमोक्रेसी है ना, वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। सोसाइटल फिशर्स इजराइल की पॉलिटी में बहुत है, आइडियोलॉजिकल डिविजन्स बहुत है, कल्चरल डिविजन्स बहुत है। तो आपको देख के बाहर से ऐसा लगता होगा कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो ईरान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हिजबुल्लाह के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बट अंदर से इजराइल खुद टूटा हुआ है। और ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 2 सालों में इजराइल में 4 नेशनल इलेक्शंस हो चुके हैं। वो नेशनल इलेक्शंस जो हमारे यहाँ 5 साल में एक बार होते हैं लोकसभा के, वहाँ पे 2 साल में 4 बार हो चुके हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जिनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है इसराइल में वो कम हो गई है। तो इसराइल की डेमोक्रेसी अंदर से कैसे टूट रही है, जो कि बाहर से सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमको लगता है बहुत ताकतवर देश है, बट अंदर से कमजोर है, अंदर से टूटा हुआ है। कैसे टूटा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। फिर भाई, मुंबई की एक प्राइवेट कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई, जिसके चलते 9 लोगों की जानें चली गई। मॉल के अंदर ये कोविड-19 की फैसिलिटी थी। तो भाई फिर से इन्फर्नो रिलेटेड इंसिडेंट्स, फायर रिलेटेड डिजास्टर्स न्यूज़ में आ गए। फायर रिलेटेड डिजास्टर्स हमको अक्सर कर देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी तबाही और प्रॉब्लम्स मचाते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे फिर से क्या बोला जा रहा है उसको देखते हैं। महाराष्ट्र में फायर के इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। जैसे भंडारा में एक इंसिडेंट हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ पे कई बच्चों की जाने गई थी, और अब ये कोविड-19 वाला इंसिडेंट। तो फायर के रिस्पेक्ट में क्या सरकार सच में कुछ कर रही है, और प्रैक्टिकली क्या क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फायर को रोकने के लिए क्या किया, आप कह सकते हो हियरिंग्स के दौरान ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उनको भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट, इन हाउस सीक्रेट्स। यहाँ पे वही सीक्रेट की बात की जा रही है भाई, कि रिसेंटली बोबड़े साहब ने, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एनवी रमन्ना। और एनवी रमन्ना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, उसको एक इन हाउस प्रोसीजर में रद्द कर दिया गया। मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच बैठी होगी और उसने उन सारे इल्ज़ामों को देखा होगा जो एनवी रमन्ना के ऊपर लगाए गए हैं, और उसके बाद उसको खारिज कर दिया होगा। और खारिज करने के बाद ये अनाउंसमेंट किया होगा कि एनवी रमन्ना ही अगले सीजीआई बनेंगे। कौन से बेसिस पे उनके अगेंस्ट लगे इल्ज़ामों को खारिज किया गया, विटनेस कौन कौन थे, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को, जो कि आगे सीजीआई बनने वाला है, उसके ऊपर इतने सीरियस इल्जाम, अब किस लेवल के सीरियस इल्जाम लगाए गए हैं एनवी रमन्ना के ऊपर, 1-2, और किस बेसिस पे उनके यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको खारिज कर दिया गया, और इससे हमारी डेमोक्रेसी कैसे गलत रास्ते पे जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं।
ज्वाइन बटन दबाने से कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगी। रिसेंटली मुझे अपने ये जो मेंबर्स हैं इनसे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंबर्स बने। आपके लिए और वीडियोस में कोशिश करूँगा, जिन्होंने ज्वाइन बटन दबाया लेके आऊँ। प्लस मेरी चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे NCERT 6 से लेकर 12th क्लास की मैंने बहुत सी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रखी हैं। वैसे तो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूँगा, कुछ बनी है और कुछ आगे आने वाले समय में बनेगी। प्लस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है और रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है। तो आप इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। तो अब चालू हो जाते हैं अपने इस आर्टिकल पे, डोमिनेंट पार्लियामेंट फेडिंग बिजनेस। और अब तक जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया है बिल्कुल दबा दें। जो बजट सेशन था इस बार के पार्लियामेंट का वो थर्सडे को खत्म हो गया, अभी जो गया थर्सडे था। मतलब कि 2 वीक पहले जितना लंबा बजट सेशन प्लान किया गया था इस बार, उससे 2 हफ्ते पहले ही ये बजट सेशन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। रीज़न क्या है कि भाई 7 स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस आने वाले हैं और वहाँ पे भाई इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, लड़ना है, जीतनी है सीटें। तो इस बार के बजट के ऊपर ज़्यादा किसी का ध्यान था नहीं। अब अगर बात की जाए पिछले कुछ सेशंस की, तो देखा जाए पिछले कुछ सेशंस में ही ऐसा ही हो रहा है। 2020 का जो बजट सेशन हुआ था वो भी जल्दी खत्म कर दिया गया था। इट वाज आल्सो कर्टेल्ड अहेड, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया था। फिर भाई जो मॉनसून सेशन था 2020 का वो छोटा सेशन था, ठीक है, 18 दिन का सेशन था, लेकिन वो 10 ही दिन में खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस समय पे कोविड-19 हो रहा था और कोविड-19 के क्राइसिस ही चलते जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब ऑब्वियस ही बात है, बजट सेशन के बाद मॉनसून सेशन कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो साल में 2 ही सेशन हुए, एक बजट सेशन हुआ, एक मॉनसून सेशन हुआ, विंटर सेशन हुआ ही नहीं। अब इस बार देखते हैं क्या होने वाला है। सरकार ने इसका बहाना क्या दिया, तो बहाना बहुत ऑब्वियस है, कोविड-19 का पैंडेमिक, ठीक है भाई। और कोविड-19 हो भी रहा था, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे कोविड-19 हो गया था। इसके चलते आप देखिए फिस्कल ईयर 2020-21 में जो हमारी लोकसभा है वो केवल 34 दिन के लिए मिली और जो हमारी राज्यसभा है वो केवल 33 दिन के लिए मिली, 33 डेज के लिए मिली। ओके, अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, प्रॉपर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ये नहीं हो पाता है। सरकार जो भी पॉलिसीज, नियम कानून लेके आ रही है, सरकार फाइनेंस के फील्ड में, अपनी गवर्नमेंटल पॉलिसी के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो कुछ भी कर रही है, सरकार अपनी ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत नहीं पड़ रही उसको, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के लिए पार्लियामेंट मिल ही नहीं रही है। और सरकार से जवाब पूछ कौन सकता है? पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग पूछ सकते हैं। लोगों के बिहाफ में तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वही सवाल पूछेंगे ना भाई। लोग डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएंगे रेस कोर्स रोड पे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर और धरना प्रदर्शन करने लगेंगे तो पुलिस डंडे मार मार के भगा देगी। समझ गए? तो आप यहाँ पे देखिए कि कोविड-19 की जो क्राइसिस थी, कहीं ना कहीं वो क्राइसिस सीरियस थी, इसको कोई मना नहीं कर रहा, और इस क्राइसिस के चलते काम इफेक्ट हुआ। लेकिन दुनिया भर में इसके लिए रिमोट वर्किंग और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, IT सेक्टर के लोग जो कि ऑफशोर क्लाइंट्स देखते हैं, US, जापान, कनाडा जैसे क्लाइंट्स देखते हैं, वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस बात को क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकार डिजिटल इंडिया करती है, लेकिन उसके बाद भी पार्लियामेंट ऑनलाइन नहीं मिल रही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पार्लियामेंट की अगर ऑनलाइन बहस होने लगेगी तो सरकार को गेड़े में ले लेंगे अपोजिशन के लोग, बोलेंगे आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। पार्लियामेंट के जो सेशंस है ना, वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए होते हैं, और सरकार ऑब्वियसली बात है इनको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी, जितने बिल्स पास कराने उतना पास करा के खत्म करने की कोशिश करेगी। अभी जो रिसेंटली बजट सेशन हुआ 2021 का, वहां पे भी ये ट्रेंड देखने को मिला कि अलग अलग बिल्स की केयरफुल स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं हुई है। इस बजट सेशन के दौरान 13 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और एक भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को एग्जामिन करने के लिए नहीं भेजा गया, ना ही वो सेलेक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, ना ही वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। पार्लियामेंट्री कमेटी किस प्रकार से काम करती है, मैंने जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज बना रखी है उसको देखी जाके, पूरी लक्ष्मीकांत पॉलिटी किताब में खत्म कर चुका हूँ, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज कैसे काम करती हैं।
जो भी बिल्स, जो भी पॉलिसी सरकार इंट्रोड्यूस करवाती है पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए, जो भी एक्ट सरकार इंट्रोड्यूस करवाती है पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए, कभी कभी उन एक्ट्स में कुछ प्रॉपर, आप कह सकते हो वैल्यू एडिशंस करने के लिए, उनको एसेस करने के लिए उन पर्टिकुलर बिल्स को पार्लियामेंट कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। उन पार्लियामेंट्री कमेटीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं और वो अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं उस पर्टिकुलर बिल पे, और उसके हिसाब से बिल में कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स होते हैं और फाइनली उस बिल को पास किया जाता है। तो फाइनल तौर पे जो बिल बाहर निकल के आ रहा होता है ना, वो रियली में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे सारे व्यू पॉइंट्स को इम्बाइब कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप इस बार देखो तो कुछ ऐसे बिल पास हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट उनको किसी भी कमेटी के पास रेफर नहीं किया गया। जैसे एक बिल है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल दिल्ली के गवर्नेंस मैकेनिज्म को बदल रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की और लेजिस्लेचर की ताकत, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर के पास थी, वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रही है। इस बिल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, एनसीटी बिल 2021, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए। एक वीडियो मैंने बना रखी है, एक वीडियो विनीत सर ने बना रखी है। दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर बिल के बारे में क्लियर हो जाएगी। इस बिल को हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 15 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा से 22 मार्च को पास हो गया, राज्यसभा से 24 मार्च को पास हो गया। तो सोचिए 9 दिन में ये बिल पास भी हो गया। उसके अलावा और कौन कौन से की और इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, तो एक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या करता है, माइंस और मिनरल्स एक्ट 1957 को अमेंड करता है, ठीक है। एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है माइंस के ऊपर, कैप्टिव माइंस के केस में कंडीशंस को थोड़ा रिलैक्स करता है। इस बिल को भी 15 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया और दोनों हाउसेस से एक हफ्ते में पास हो गया। इस बिल के न्यूएंसेस क्या हैं कभी और देखेंगे, अभी के लिए समय नहीं है। फिर एक और बिल है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID बिल, ये भी पास हो गया। इस NABFID बिल के ऊपर मैंने कल शाम को ही वीडियो बनाई है। तो NABFID बिल 2021 या ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, या फिर आप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। तो इस नेशनल बैंक के ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है। वो जो NCT अमेंडमेंट बिल आया तो उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। इनमें क्या क्या सरकार करने की कोशिश कर रही है ये मैं अलग से बता चुका हूँ। इस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले बिल को भी इंट्रोडक्शन के 3 दिन के अंदर दोनों हाउसेस से पास करा लिया गया। तो अब आप देख रहे हो कि कितने की बिल्स हैं जो कि तुरंत पास कराए जा रहे हैं। फिर एक और की बिल है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके बारे में मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में बात की है। ये बिल क्या बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनीज में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी पहले 49% की, उसको बढ़ा के 74% किया जाएगा, और इसको भी दोनों हाउसेस से पास करा लिया गया। तो कुल मिला के 13 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस सेशन में, जिसमें से 8 बिल्स को पास करा लिया गया। तो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई बिल्स जल्दी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्स जल्दी से पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट है। पहला व्यू पॉइंट ये है कि जब कोalition पॉलिटिक्स बहुत जोरों शोरों से चलती थी और ज्यादा पहले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे पहले की कांग्रेस सरकार देख लो, 2004 से 2009 और 2009 से 2014, तो भाई बिल्स इंट्रोड्यूस होते थे, अपोजिशन उसको अपोज करता था और वो पास नहीं हो पाते थे। उस समय में अपोजिशन में यही बीजेपी सरकार बैठी थी जो आज मेजॉरिटी में है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी यहाँ पे सरकार को सर्वे सर्वा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों ही अपने मतलब के हिसाब से काम करते हैं। तो जब कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी उसको अपोज करती थी। आज जब बीजेपी अपोज पावर में है तो कांग्रेस अपोज करती है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के पास अपोज करने की उतनी ताकत नहीं, चूंकि उनके पास नंबर्स नहीं है लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा। प्रॉब्लम ये हो गई है। नहीं तो अगर कांग्रेस के बस की होती अपोज करके रोक पाना तो वो जरूर रोकने की कोशिश करते, बट है ही नहीं, ठीक है, उनके पास नंबर्स ही नहीं है। तो अब यहाँ पे बस ऑथर यही बोल रहा है कि भाई आपने 13 में से 8 बिल पास करा दिए, जिसमें से एक भी बिल किसी भी सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के पास नहीं गया। तो आप भले ही तेजी से बिल पास करवा रहे हो, लेकिन बिल की स्क्रूटनी तो नहीं हो रही है ना। कम से कम बिल की स्क्रूटनी करके आप ये तो डिसाइड करवाओ कि हाँ भाई बिल एफिशिएंट है कि नहीं है। तो तेजी से बिल साइन पास करवा देना ये हमेशा एक एफिशिएंसी का साइन नहीं होता है। देख लो एग्जाम्पल, आपने 3 फार्म बिल पास करवाए, बाद में आपको वापस खींचने पड़ गए, कितने लंबे समय तक यहाँ पे बवाल हुआ। तो मतलब अगर आप तेजी से बिल पास करवा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि दोस बिल्स आर करेक्ट, दोस बिल्स आर एफिशिएंट। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर आगे बात करते हैं, पिछले कुछ सालों का यहाँ पे डाटा दे रखा है। द डेवलपमेंट ऑल्सो हाईलाइट्स द डिक्लाइंस इन एफिशिएंसी ऑफ कमिटी। यहाँ पे बात की जा रही है पार्लियामेंट्री कमिटीज की।
पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों बनाया गया, बेसिक लॉजिक क्या है उनको बनाने का? लॉजिक ये है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वहाँ पे उनको पार्लियामेंट्री कमेटीज को रेफर किया जाएगा, वो उस बिल में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी 14th लोकसभा में, ठीक है, 2004 से लेकर 2009, यहां पे 14th लोकसभा में 14th लोकसभा का ड्यूरेशन क्या था? 2004 से लेकर 2009। 15वीं लोकसभा का ड्यूरेशन क्या था? 2009 से लेकर 2014। तो 14वीं लोकसभा में 60% बिलों को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 में 71% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजा गया। 16वीं लोकसभा में, जो कि 2014 से लेकर 2019 चली, 27% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजा गया। और अभी जो चल रही है 2019 से 2024 वाली, अब तक जितने भी पार्लियामेंट्री बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, केवल 11% गए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप चीज़ों को मत जोड़ो। आपको पता है कि 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस की सरकार थी और 2009 से लेकर 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं बोलूँगा कांग्रेस नहीं, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं थी तो कोalition में सरकार बनाई थी। तो जो भी उनकी सरकार बिल इंट्रोड्यूस करती थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाता था। क्यों? जो कि अपोजिशन पीछे पड़ जाता था। लेकिन अभी के लिए जो सरकार बनी है वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है, तो उनके पास ये ताकत है कि वो बिलों को जल्दी पास करवा सकते हैं। इसलिए 16वीं लोकसभा में आप देखोगे कि केवल 27% बिलों को रेफर किया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज को, और 17वीं लोकसभा में, यानी कि जो अभी चली है 2019 से लेकर 2024, जिसमें हम 2021 तक पहुंचे, इसमें केवल 11% बिलों को भेजा गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास। अगर आप हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन निकालो, पार्लियामेंट्री कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करती हैं। जैसे कि जिस कमेटी ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को वेट किया था, कहीं ना कहीं उस कोड को अच्छा काम करने के लिए बहुत सारे वैल्यू एडिशंस दिए थे। इसी प्रकार के वैल्यू एडिशंस मोटर व्हीकल एक्ट में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, इम्बाइब किए गए थे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्किप करना ये सही नहीं बताया जा रहा। फिर मनी बिल का क्लासिफिकेशन, ये आपको पता ही है कि जो हमारी रूलिंग सरकार है वो किसी एक पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए उसको मनी बिल बोल देती हो, और आपको पता है कि राज्यसभा के पास मनी बिल को चेंज करने की ज़्यादा ताकत है नहीं। तो भाई वो बिल्स जो एक्चुअली में मनी बिल्स है भी नहीं, उनको मनी बिल्स डेजिग्नेट करके पास करवा देना। तो आधार एक्ट याद होगा, आधार एक्ट, टारगेटेड सब्सिडीज एक्ट, जिसको मनी बिल की तरह सरकार ने पास करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, बोला कि ये सेक्शंस मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आते। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया था कि पूरा का पूरा बिल ही रद्द कर दो। हालांकि आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच बैठती है ना, वहां पे भी वोटिंग होती है। तो अगर 5 मेंबर की बेंच बैठी तो 3 लोग अगर फेवर में वोट करते हैं, 2 अगेंस्ट में करते हैं, तो भाई वो बिल पास मान लिया जाएगा। समझ गए? तो जब आधार एक्ट के ऊपर अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपनी वोटिंग दी थी, तो कुछ लोगों ने डिसेंटिंग ओपिनियन भी दिया था, बोला था कि पूरा का पूरा एक्ट मनी बिल की डेफिनेशन में फिट नहीं आता है, इसको रद्द करो। और उसके बाद आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों में बजट सेशन में जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के साथ सीधे सीधे रिलेटेड भी नहीं, उनको भी फाइनेंस बिल और मनी बिल की कैटेगरी में लाया गया है। जैसे ट्राइब्यूनल्स का रिस्ट्रक्चरिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करना, इन सब चीजों को फाइनेंस बिल के थ्रू यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर आप इस साल की बात करो, यानी अभी जो 2021 का बजट सेशन आया है, इसमें भी जो फाइनेंस बिल आया है उसने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में चेंज किया है। अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में जब चेंज किया तो एज अ मनी बिल चेंज किया, तो राज्यसभा के पास कोई ताकत ही नहीं बैठती है। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर अब पहले के एक्ट के चलते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार एक्ट हो गया और कुछ चीजें जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास कराई गई, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास पिटीशंस भी गई कि सरकार मनी बिल बोल के और फाइनेंस बिल बोल के की बिल्स को निकाल लेती है, ये मनी बिल फाइनेंस बिल है ही नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो प्रॉपर पैरामीटर्स दें कि एक्चुअली में मनी बिल की कैटेगरी में क्या आता है, एक्चुअली में फाइनेंस बिल की कैटेगरी में क्या आता है। बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट अब तक ऐसा कोई भी स्टैंस अपना ऑफिशियल नहीं दे पाई है। और आपको पता ही है कि अभी के लिए मनी बिल क्या है और फाइनेंस बिल क्या है, इसको डेजिग्नेट करने की ताकत किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास। और ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर जिसकी सरकार होती है उसी का फेवरेट होता है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका फेवरेट लोकसभा स्पीकर बनेगा, आज बीजेपी की सरकार है तो उनका फेवरेट लोकसभा स्पीकर बनेगा। फिर भाई बजट के डिस्कशन की बात कर लेते हैं। अभी बजट में एक ट्रेंड देखा गया, और ये ट्रेंड आज का नहीं, पिछले 15 सालों से चल रहा है। इस बार जब लोकसभा में बजट पास कराया गया ना,
तो केवल 5 मिनिस्ट्रीज के बजट के ऊपर डिस्कशन हुआ और 76% ऑफ द बजट अप्रूव हो गया विदाउट एनी डिस्कशन। अभी ऐसा नहीं कि इसमें बीजेपी ने कुछ कर दिया, पिछले 15 सालों से ऐसा हो रहा है। पिछले 15 सालों से सरकार लगभग 70% से ज़्यादा जो खर्चा होती है उसको बिना डिस्कशन ही अप्रूव कर दिया जाता है। क्योंकि बजट एक बहुत होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, बजट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के हर प्रोविजन को पढ़ पाना और डिस्कस कर पाना पार्लियामेंटेरियंस के लिए इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर पॉइंट्स पे बहस होती ही नहीं है। ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो बिना बहस के ही पास हो जाते हैं यहाँ पे। समझ गए? तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो इसके लिए सिर्फ बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। और फाइनली अभी की लोकसभा में एक और प्रॉब्लम है भाई, डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि लोकसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। अगर आप देखो 1988-89 में जो लोकसभा बनी थी उसमें डेप्यूटी स्पीकर 269 डेज के लिए नहीं था। अब तो भाई ऑलमोस्ट इस पार्लियामेंट, इस लोकसभा को चुने 2 साल हो गए और डेप्यूटी स्पीकर है नहीं। इस बार जब स्पीकर की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो एक सीनियर मेंबर ऑफ लोकसभा ने डेप्यूटी स्पीकर का काम किया। तो भाई यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के की फंक्शनिंग के लिए, इस बारे में यहाँ पे मिस्टर M.R. माधवन साहब ने अपना व्यू पॉइंट दिया और मेरे हिसाब से ये जो व्यू पॉइंट्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आप भी अपने कमेंट्स और व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर बात करते हैं, Israel's democracy is facing a stress test. Societal features and ideological and cultural divisions have resulted in offensive and antagonistic policies. इजराइल में पिछले 2 सालों में 4 इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है ना। इजराइल इज पास्ट इज 4th इलेक्शन इन लेस देन 2 years. इजराइल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यहाँ पे तलाश हो रही है। इजराइल में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लीडर नहीं निकल के आ पा रहा है जिसकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ले, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, या फिर कह लीजिए मेजॉरिटी के साथ सरकार बना ले। मेजॉरिटी क्या हो जाएगी कि भाई 100 सीटें हैं तो 50 से ज़्यादा सीटें पर्टिकुलर पार्टी को मिल गई तो मेजॉरिटी हो गई। अभी के समय में इजराइल में कोलिशन गवर्नमेंट सर्वाइव कर रही है और पूरा एक फुल टर्म भी उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप बात करो तो इजराइल में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं रिसेंटली उसमें 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन लड़े और उनको थोड़ी थोड़ी सीटें मिली हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को सिंगल डिजिट सीट्स मिली हैं। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है लिक्विड पार्टी, जो राइट विंग है, नेशनलिस्ट एंड न्यू लिबरल है। इस लिक्विड पार्टी के ही हेड है बेंजामिन नेतन्याहू। इस लिक्विड पार्टी को इजराइल की पार्लियामेंट की 120 में से 30 सीटें मिली हैं। अभी 120 में से सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए, 61, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को केवल 30 सीटें मिली हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इनके अपोजिशन में कोई है ही नहीं, बाकी सब तो सिंगल डिजिट में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे मिस्टर नेतन्याहू के लिए क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल मैजिक है इजराइल में कहीं ना कहीं गायब हो गया है। कहीं ना कहीं इजराइल में मिस्टर नेतन्याहू की जो आप कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई। बट उसके बावजूद भी मिस्टर नेतन्याहू की बजाय कोई दूसरा इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर इजराइल में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? उसका एक रीज़न ये है कि कोई अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा है। बेसिकली मिस्टर नेतन्याहू को टक्कर देने वाला कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आ पा रहा है। अगर आप बात करो मिस्टर नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी की, तो भाई लिक्विड पार्टी के पास 30 सीट्स हैं और ये 30 सीट्स में वो दूसरे पार्टीज के साथ कॉलिशन बनाएंगे जो कि थोड़ी बहुत मिस्टर नेतन्याहू जैसी फार राइट विंग नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं, ऐसी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं। तो कौन कौन इनके कॉलिशन में आ सकता है? तो शाज है, हरेदी रिलीजियस पार्टी, इसके पास 9 सीट्स हैं। यमीना पार्टी है, इसके पास भी 7 सीट्स हैं। रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टीज हैं, इसके पास 6 सीट्स हैं। यूनाइटेड टोरा जुडाइशियम करके एक पार्टी है, उसके बाद 7 सीट्स हैं। तो ये पार्टीज कहीं ना कहीं मिस्टर नेतन्याहू के सपोर्ट में आएगी। लेकिन इन पार्टीज के सपोर्ट के बाद भी ये जो 30 सीटें हैं वो 61 नहीं बन रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उनके लिए 61 सीट पहुंच के मेजॉरिटी बना के प्राइम मिनिस्टर बन पाना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और आज की डेट में इजराइल में सिंगल पार्टी मेजॉरिटी एक मिराज है। आज की डेट में इजराइल में कॉलिशन गवर्नमेंट एक सच बन के सामने आया है। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना पाना ये बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो भले ही मिस्टर नेतन्याहू की इमेज बहुत ख़राब है, भले ही मिस्टर नेतन्याहू को यह बोला जाता है कि उन्होंने इजराइल को तोड़ कर रख दिया, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? मिस्टर नेतन्याहू बन रहा है। अब मिस्टर नेतन्याहू के अलावा हाँ तो यही बात की जा रही कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा कौन कौन से लीडर्स हैं। तो अगर 1-2 लोगों के नाम लिए जाएं तो सेकंड रैंक लीडर्स मतलब कि जो बेंजामिन नेतन्याहू से थोड़ी कम पॉपुलैरिटी है जिनकी, तो यहाँ पे निकल के आते हैं यार लैपिड, एक है बेनी गैंट्स, एक है गाइडियन सॉर।
अब अगर आप देखो तो अभी के लिए मिस्टर नेथन्याहू जो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं करंटली इजराइल के, इनके ऊपर ऑलरेडी 3 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। मतलब कि ये पहले इजराइल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेथन्याहू जिनके ऊपर केस चल रहा है ब्राइबरी का, फ्रॉड का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अगर आप बात करो यहाँ पे जो बेनी गैट्स करके लीडर है ना, 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शन में बेनी गैट्स का प्रोपेगेंडा क्या था कि हम बेंजामिन नेथन्याहू को पावर में नहीं आने देंगे। लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए तो इन्होंने ही बेंजामिन नेथन्याहू के कोलिशन को सपोर्ट दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉलिटिकल कैलकुलेशन पे बहुत सारी चीजें आती हैं। वहां पे भी वही गंदी कोलिशन पॉलिटिक्स चलती है जो कहीं ना कहीं इंडिया में चलती है। इंडिया से थोड़ा कम गंदी कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कोलिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजराइल में भी साफ साफ निकल के आ रही हैं। ठीक है, अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ये है कि मान लीजिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है या उनको कोर्ट में कोई कोर्ट केस उनके ऊपर चलाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना है। इजराइल में कोई दूसरा मिनिस्टर है या इजराइल में प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई इजराइल में केस चलता है तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस चलता है उसको अपनी सीट नहीं छोड़नी पड़ेगी। इस लूप होल के चलते मिस्टर नेथन्याहू को बोला जा रहा है कि ये बहुत लंबे समय से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पिछले एक डेकेड में मिस्टर नेथन्याहू ने छोटे मोटे मल्टीपल अलायंसेस बना के नेशनलिज्म सेंटिमेंट पे, इकोनॉमिक सेंटिमेंट पे, रिलीजियस सेंटिमेंट पे पावर में बने हुए हैं। पहली बार मिस्टर नेथन्याहू प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 1996 में बने थे। उसके बाद से जो भी सरकारें आई हैं उन सरकारों का जो एवरेज टाइम रहा है ताकत में वो रहा है 2.3 साल। और अलग अलग सरकारें आई हैं, लेकिन इन बहुत सी अलग अलग सरकारों में प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है? ज्यादातर केसेस में बेंजामिन नेथन्याहू ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये लिस्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइक्विड पार्टी के बेंजामिन नेथन्याहू 18 जून 1996 प्राइम मिनिस्टर बने, 6 जुलाई 1999 तक रहे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने एहुद बाराक, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने एरियल शेरॉन, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने एहुड ऑलमर्ट और फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेथन्याहू। तो 2009 से लेके अब तक जैसे तैसे अपनी कुर्सी पे जमे हुए हैं मिस्टर बेंजामिन नेथन्याहू। सरकारें देखिए किस हिसाब से बन रही है, 31 मार्च 2009 से 18 मार्च 2013, फिर 18 मार्च 2013 से 6 मई 2015, फिर 6 मई 2015 से 9 अप्रैल 2019, 9 अप्रैल से 17 सितंबर, 17 सितंबर से 17 मई, 17 मई से अभी। मतलब जैसे तैसे ये टिके हुए हैं। कौन? बेंजामिन नेथन्याहू। ठीक है, तो सरकारें स्टेबलाइज नहीं है बट जैसे तैसे करके टिके हुए हैं। अब अगर यहाँ पे इजराइल की सोसाइटी की बात करें तो इजराइल की सोसाइटी के डिसइंटीग्रेशन की बात की जा रही है। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ये एक टेल अवीव बेस्ड थिंक टैंक है। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, अपनी डिकेडल लॉन्ग फोरकास्ट भी पब्लिश करता है कि इजराइल की पॉलिटिक्स में अगले 10 साल में क्या होने वाला है। तो इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट ने पब्लिश करके क्या बोला कि काफी प्रॉब्लम्स बताई गई इजराइल के लिए। इजराइल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताई गई ये बताई गई। तो ये बताया गया कि भाई आने वाले समय में इजराइल का वॉर हो सकता है हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह एक टेरर ग्रुप है जो कि लेबनान में ऑपरेट करता है। टेरर ग्रुप क्यों है? क्योंकि भाई यूएस ने इसको टेरर ग्रुप डिजिग्नेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो तो ईरान की न्यूक्लियराइजेशन भी इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट बनाया जा रहा है। ईरान में न्यूक्लियर पावर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये बड़े थ्रेट्स हैं इजराइल के सामने, और इन थ्रेट्स को जब इजराइल आयरन हैंड के साथ डील करता है तो इजराइल को स्ट्रांग नेशन समझा जाता है। इंडिया में लोग इजराइल को स्ट्रांग नेशन समझते हैं, सब बोलते हैं छोटा सा नेशन है, सबके दिमाग खराब कर रखे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक और इशू है जो कि काफी बड़ा बचाया जा रहा है। 2021-30 में ये दो इश्यूज, ईरान का न्यूक्लियराइजेशन और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई, ये मेजर इश्यूज बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा इशू है इसको और भी बड़ा इशू बताया जा रहा है, वो है इंटरनल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इजरायली सोसाइटी। इजरायली सोसाइटी अंदर से टूट रही है। इजरायली सोसाइटी का जो सोशल कोहेजन है वो खराब हो रहा है। इसकी जो आइडेंटिटी है एज अ ज्यूइश एंड डेमोक्रेटिक स्टेट ये खराब हो रही है। और इसको सबसे बड़ा खतरा बताया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की एक स्टडी ने। ये एक थिंक टैंक है। अब इसको खतरा क्यों बताया जा रहा है? खतरा इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल के लोगों को उनके पॉलिटिशियंस पे भरोसा ना हो। मिस्टर नेथन्याहू बहुत लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। मिस्टर नेथन्याहू ने जिस प्रकार से सरकारें चलाई हैं उस प्रकार से इजराइल की सोसाइटी काफी टूट गई है। कहीं ना कहीं मिस्टर नेथन्याहू की जो भी अप्रोच रही है उसको शायद इजराइल के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो जो आउटसाइड कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं, हिजबुल्लाह की कन्वेंशनल थ्रेट,
ईरान के मिलिटराइजेशन की कन्वेंशनल थ्रेट, ये थ्रेट ईरान के लिए इसराइल के लिए उतनी खतरनाक नहीं है जितना कि उनका इंटरनल डिसोनेंस खतरनाक है, और ये एक बड़ा थ्रेट है उनकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को। ठीक है भाई, अगर आप बात करो जब इसराइल बना तो वहाँ बहुत सारा जियोनिस्ट लेबर पहुंचा, बहुत सारे जूस पहुंचे, इनको दुनिया में कोई रहने की जगह नहीं मिल रही थी, तो अपनी एक ज़मीन मिली इसराइल, तो ये काफ़ी खुश हुए। इस ज़मीन को इन्होंने अपने खून से, अपनी मेहनत से बनाया। ठीक है भाई, जितने भी जूस के एथनिक ग्रुप्स थे वो यहाँ पे यूनाइट हो गए। फिर 1967 का वॉर आ गया, वहाँ पे यूनाइट हो गए। आप देखो कि इसराइल की जो ताकत है और इसराइल की जो मिलिट्री प्रोवेस है, जो उनकी इंटेलिजेंस प्रोवेस है, वो मोसाद ने कैसे काम किया म्यूनिच के मैसेकर को अवेंज करने के लिए। म्यूनिक में जब ओलंपिक गेम्स चल रहे थे तो इजरायली एथलीट्स को मार दिया था पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो उसके खिलाफ कैसे बदला लिया इसराइल ने। फौदा नाम के जो सीरियल्स हैं, इनको आप देखोगे तो इससे पता चलेगा इसराइली ताकत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब डोमेस्टिक स्किज्म बहुत बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं इसराइल की जो मिलिट्री है वो काफ़ी ताकतवर है, बाहर की कंट्रीज को ये पता है कि इसराइल से पंगा ले पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी इंटरनल सोसाइटी उतनी ही कमज़ोर है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट अभी के लिए र्यूवन रिवलिन, वो काफ़ी समय से इस बात के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो सरकारें बन रही हैं इसराइल में, उन सरकारों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा लेके आना ज़रूरी है। तो ये जो इसराइल की इमेज है ना दुनिया में कि बहुत स्ट्रांग कंट्री और उसको कोई तो हरा ही नहीं सकता और भाई अंदर से स्ट्रांग है और सबके नाक में दम कर रखा है, ये इमेज सही नहीं है। कहीं ना कहीं इंटरनल डीप डिविजन्स इजरायली सोसाइटी में बहुत है। तो ये था आर्टिकल दोस्तों, 2 आर्टिकल्स डिस्कस हो गए। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं, डेडली ट्रेल। यहाँ पे बात की जा रही है बम्बई के हॉस्पिटल में जो आग लगी है उसकी। और जब भी कोई आग लगती है तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में एक आर्टिकल छपता ही छपता है, हमारी सरकारें एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाती है, जो लोग मरे हैं उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो परेशानी है, जो गलतियां हैं जिनकी वजह से आग लगती है, उनको सॉल्व नहीं किया जाता। अगर उनको सॉल्व किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आग नहीं लगेगी, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखिए क्या लिखा गया, फायर फाइटर्स कीप रिमाइंडिंग पीपल दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब कि फायर को आप अपनी मर्जी से पैदा करो। गुड सर्वेंट कैसे? तो आपने घर में खाना बनाया, घर में खाना बनाने के लिए आपने एलपीजी गैस जलाई और उससे अपना दूध उबाल लिया, कुकर चढ़ा दिया, दाल बना ली, रोटी बना ली, तो यहाँ पे आग को आपने अपना नौकर बना दिया। आपने आग को कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल किया और उससे अपना खाना पका लिया। लेकिन जब ये आग आपकी मास्टर बन जाती है, जब ये आग आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है, तब ये आग आपको मार भी सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ कोविड-19 के एक हॉस्पिटल में मुंबई के भांडुप इलाकों में। 9 लोगों की मृत्यु हो गई, फ्लेम्स और स्मोक फैल गई। छोटी सी फैसिलिटी थी ये कोविड-19 की, जो कि एक मॉल के अंदर थी, वहां पे आग लग गई। अब जब ये आग लगी तो हमको याद आ गया वो भंडारा का ट्रैजिक इंसिडेंट महाराष्ट्र का, जहां पे कुछ बच्चों की जानें चली गई थी। तो कहीं ना कहीं भंडारा के बाद अगर फिर से कोविड-19 फैसिलिटी में आग लगी है, मतलब कि कहीं ना कहीं सरकारें फेल हो रही हैं टू मेक फायर सेफ्टी ए सिस्टमैटिक इंपरेटिव इन पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स में अगर ऐसे ही आग लगती जा रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक बिल्डिंग्स में प्रॉपर सिक्योरिटी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल था ये कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं निकल के आ पाया अभी तक कि एक्चुअली में आग लगी तो लगी क्यों। जो भी यहाँ पे पेशेंट्स बच गई जिनकी जानें, उनको इवैक्यूएट करके दूसरे हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। कहीं ना कहीं जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों को चोट लगी, उनके लिए राज्य की सरकार ने थोड़ा हर्जाना अनाउंस किया है और ये बोला है कि इस इंसिडेंट को हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है भाई, अब ये जो स्टेप्स है वेलकम होते हैं कि ठीक है भाई आप किसी को कंपनसेशन दे रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। बात यह है कि आपने ग्राउंड लेवल पे पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या किया। बात यह है कि आपने अपने इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की मेथडोलॉजी को कितना बदला। किसी भी फैसिलिटी को बनाने से पहले, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, सरकार का अप्रूवल लगता है और उस सरकार के अप्रूवल में सेफ्टी ऑडिट्स भी किए जाते हैं कि कल की डेट में अगर यहाँ पे लोग आते हैं तो भाई कहीं आग लग गई तो जान माल को नुकसान तो नहीं होगा। तो इन प्रोटोकॉल्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो लाइफ्स और प्रॉपर्टीज को कम नुकसान पहुंचे। अभी रिसेंटली लास्ट नवंबर 2020 में जब राजकोट में एक आग लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हर राज्य की सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनके हर कोविड-19 के हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर होना चाहिए। और इस डेडिकेटेड ऑफिसर का काम क्या होगा कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में फायर के इंसिडेंट्स को कैसे रोकना है, इस बात को इंश्योर किया जाए। और ऑब्वियस सी बात है जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा कहीं ना कहीं उसको फायर के काम करने के तरीके में थोड़ा बहुत
नॉलेज होगी। अब बात यहाँ पे ये है कि इस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी सुप्रीम कोर्ट ने दी, इन रिकमेंडेशंस को बहुत जगहों पे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। महाराष्ट्र में और देश के और स्टेट्स में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे ऐसा कोई फायर ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं किया गया। और मान लीजिए कि कहीं किया भी गया और वो फायर ऑफिसर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा हो, तो मान लीजिए किसी एक हॉस्पिटल में एक फायर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, उस फायर ऑफिसर ने उसका सेफ्टी ऑडिट किया और बोला कि यहाँ पे ये बदलना है, यहाँ पे ये बदलना है। अभी सेफ्टी फीचर्स को लाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पैसा खत्म करना पड़ेगा, और पैसा खत्म करना नहीं चाहती, ना सरकार पैसा खत्म करना चाहती है और ना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पैसा खत्म करना चाहते हैं। वो सेफ्टी फीचर्स में एक लिमिट से ज़्यादा खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो भाई फायर तो लगेंगी लगेंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, पहली बात तो आप उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सारे फायर ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे हो, जो अपॉइंट होके आ रहे हैं, राय दे रहे हैं, उन राय को आप मान नहीं रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फायर्स की अगर आप इंडिया में बात करो, तो इंडिया में जो हॉस्पिटल के इंटरनल एनवायरनमेंट है वहाँ पे फायर लगने का ही हिसाब लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो फिट तो है नहीं, इनकैपेसिटेटेड है, कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब है, तभी वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए हैं। फिर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सफ्यूज्ड एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली बात है वो पेशेंट्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन खूब होती है, और आग के फैलने के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। अभी एयर कंडीशनिंग भी हॉस्पिटल्स में बहुत है, जब एयर कंडीशनिंग बहुत है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, और अगर उन इलेक्ट्रिकल वायर्स को ठीक तरीके से इंसुलेट नहीं किया गया, आग पकड़ लेंगी। फिर हॉस्पिटल के अंदर सफिशिएंट फिजिकल स्पेस भी नहीं है, तो एक डिजास्टर जब किसी हॉस्पिटल में आता है ना, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 की बात कर लेते हैं। इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने रिलीज किया था। इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी 2016 में विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट्स, जिसमें बात की गई कि भाई डेडली फायर्स के अगेंस्ट क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है, कैसे अगर किसी हॉस्पिटल में फायर लग गई है तो जो पेशेंट्स हैं उनको इमरजेंसी में ओपन स्पेस में लेके आया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो हॉस्पिटल लीगेसी हॉस्पिटल्स हैं जो पहले बन गए हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी दकियानूसी है, पुराने बेस्ड हैं, अभी जो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं उनमें तो आप चेंजेस कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जो हॉस्पिटल्स पिछले 10, 15, 20, 25, 30, 40 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप कैसे बोलोगे, वो तो लिमिटेड स्पेस में बने हुए हैं और उनके करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में ये जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है 2016 की, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो ऑफिसर आप अपॉइंट करोगे फायर ऑडिट के लिए, उसकी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो फायर के इंस्टेंसेस हैं वो हमको अक्सर कर देखने को मिलते हैं। तो लिमिटेड कैपेसिटी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई हम लोग ये कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को चेक करें, जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं उनका रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट करें, हम जगह जगह पे हॉस्पिटल में फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स को लगाएं जो कि फायर को फैलने से रोके, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। कम से कम पेशेंट्स के इमीडिएट इवैक्यूएशन के लिए कोई एक छोटा सा दरवाज़ा बना दें कि भाई एकदम इनक्लोज स्पेसेस से निकल के वो पेशेंट कम से कम बाहर तो आ जाए। तो अगर हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। चलिए बिल्डिंग को नई तरीके से तोड़ के नहीं बनाया जा सकता, चलिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, बट जो फीजिबल स्टेप्स हैं वो तो लो, वो भी नहीं लिए जा रहे। रिकरिंग इन्फर्नोस मतलब आग के इंसिडेंट अक्सर कर होते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनको ये स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे ये पुश करे कि भाई आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट और प्रॉफिट कंसर्न्स को हटा के हेल्थ कंसर्न और खासकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कंसर्न है इसको भी लेके आओ। और ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, और प्रॉफिट मोटिव में वो सेफ्टी के लिए कभी एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स जल्दी जोड़ेंगे नहीं। और फिर चलते हैं हम लोग अपने फाइनल आर्टिकल पे, इन हाउस सीक्रेट, सुप्रीम कोर्ट मस्ट वेव कॉन्फिडेंशियलिटी रूल एंड डिस्क्लोज रीजंस फॉर रिजेक्टिंग आंध्र प्रदेश सीएम चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बहुत ग्रेव मैटर पे सुनवाई की है। जल्दी से बताऊंगा इस आर्टिकल को, बहुत बार मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं आपके जस्टिस एनवी रमन्ना, पिछले साल अक्टूबर 2020 के लगभग इनके ऊपर इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब को चिट्ठी लिखी और बोला कि ये जो एनवी रमन्ना साहब हैं ये उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है, तो ये बोला कि भाई जो जगन मोहन रेड्डी जी के अपोजिशन में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, उस चंद्रबाबू नायडू की सरकार के साथ एनवी रमन्ना के अच्छे रिश्ते हैं। एनवी रमन्ना के जो फैमिली मेंबर्स हैं
उन फैमिली मेंबर्स ने कहीं ना कहीं अमरावती की प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को एक कैपिटल बनाने की बात की। जगन मोहन रेड्डी ने बोला कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे। जब अमरावती को कैपिटल बनाया जा रहा था तो ये बोला जा रहा था कि एनवी रमन्ना के घर वालों के काफी स्टेक्स थे वहां पे। तो ये एक बहुत सीरियस चार्ज है कि एक होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फैमिली के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पहले से पता है, उनके किसी चीफ मिनिस्टर के साथ और किसी एक इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। देखिए, ठीक है, तो इस बेसिस पे जगन मोहन रेड्डी साहब ने लेटर लिखा किसको, बोबड़े साहब को, एनवी रमन्ना के ऊपर इल्जाम लगाते हुए। फिर कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी साहब ने यह भी लिखा कि जो एनवी रमन्ना है ये कैसे ना कैसे करके उनकी सरकार को परेशान करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि एनवी रमन्ना ने एक बेंच के ऊपर प्रिसाइड किया था 2020 में और ये बोला था कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और सिटिंग लेजिस्लेटर्स हैं जिनके अगेंस्ट पेंडिंग केसेस हैं, उन पेंडिंग केसेस को प्रोएक्टिव बेसिस पे सुनो। और जगन मोहन रेड्डी जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर खुद एक करप्शन का केस है। तो यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनवी रमन्ना मुझे मेरी सीट से हटाना चाहता है, जेल में बंद कराना चाहता है। तो इस प्रकार के जब इल्जाम लगाए गए हैं ना आपके सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, वो इल्जाम बहुत सीरियस है। अभी इन इल्जामों की इंक्वायरी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इंक्वायरी हुई भी है। मोस्ट प्रॉब्ली एक 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की होगी। इंक्वायरी करने के बाद एनवी रमन्ना को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया होगा और इसलिए इनका नाम रिकमेंड किया गया होगा फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे पब्लिकेशन भी निकाला कि हाँ भाई, एनवी रमन्ना के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर हमने इंक्वायरी की और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंक्वायरी में विटनेस कौन था, इंक्वायरी में आपने कौन से नॉर्म्स को डिस्कस किया, क्या ग्रीवेंस का स्कोप था, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। मतलब लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझा गया है ये क्या इंक्वायरी हुई, कैसे इंक्वायरी हुई। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट क्या बोलता है कि किसी भी इनकम्बेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी को कंडक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के द्वारा। और वो इंक्वायरी सफिशिएंट है कि नहीं है, उस जज के खिलाफ कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। तो इंक्वायरी भी यहाँ पे हो गई है और बोबड़े साहब ने डिसाइड भी कर लिया है कि मिस्टर एनवी रमन्ना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। बट इस पूरी बात को सिर्फ इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अभी के लिए पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं और एनवी रमन्ना के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं करप्शन के, वो चार्जेस छोटे मोटे नहीं है, वो बहुत सीरियस चार्जेस है और जब वो चार्जेस सीरियस हैं उनकी इंक्वायरी भी सीरियस तरीके से होनी चाहिए। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको आज का एडिटोरियल डिस्कशन पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें आपको ये एडिटोरियल्स अगर यूजफुल लगते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जल्दी मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए कुछ लाने की कोशिश करूंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।